हेलो एवरीवन। सो अब आप लोगों का जैसे इकोनॉमिक एग्जाम एकदम नजदीक है और हम लोग सोच रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सजेशंस बना के लाया जाए आपके लिए। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो हम लोग दोनों चीज को कवर करेंगे, थोड़ा रिवीजन थोड़ा सजेशंस, दोनों को मिला के करेंगे। मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा उसके गो थ्रू करते जाऊंगा। ग्राफ के ऊपर खास करके फोकस होगा हमारा, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा के ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। जो हम लोग का मेजर फोकस रहेगा वो ग्राफ्स के ऊपर रहेगा, ग्राफ्स के इंटरप्रिटेशन के ऊपर रहेगा। और सबसे पहले बिना आपका टाइम वेस्ट किए, क्योंकि सबको एक चैप्टर में बहुत डर लगता है, वो है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के कौन कौन से एंगल्स पर आपको हिट करना है, कहां से आपको सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। सो शुरू करने से पहले बता देते हैं कि अगर आपकी ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से सबको शेयर और लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत लोग होते हैं चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब अभी तक नहीं करते, सो प्लीज वो चीज भी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग जो है, हम लोग इकोनॉमिक्स का कंटेंट को देख लेते हैं। कुल मिला के अपने पास 7 चैप्टर है, ठीक है, 7 चैप्टर्स। सो इन 7 चैप्टर्स में से आपको क्या करना है, सारे के सारे चैप्टर को करना है, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आपको मैं एक बार कंटेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, आपके सामने ये कंटेंट आ गया है। तो कंटेंट में आप देख रहे होगा आपके पास 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में आपको क्या छोड़ना है, लोग पहले पूछते हैं। कुछ आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए एमसीक्यू का जो पेपर होता है ना, उसमें ऐसे भी कुछ छोड़ने लायक होता नहीं। सो यू हैव टू डू ऑल 7 चैप्टर्स। तो ये सामने आपके 7 चैप्टर्स आराम से देख लीजिए। चलिए, अभी क्या करोगे, इसमें जैसे मैंने अभी कहा, पहला चैप्टर, पहला जो 3 है वो है आपका, जिसमें आपको मेजर ग्राफ्स वगैरह आएंगे। मोनोपोली हुआ, इम्परफेक्ट कंपटीशन हुआ, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन हुआ। उसके बाद से जो चैप्टर्स है वो थोड़े थियोरेटिकल है, थोड़े बोरिंग है। तो वो सारी चीज आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है। ठीक, ग्राफ में कहा क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करने शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं चलता हूँ सीधे फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए बहुत लोग को पहले का थोड़ा पता होना चाहिए, बट अगर नहीं भी पता है तो मैं ट्राई करूंगा बिना उसके ही आपको कवर करा दिया जाए, कि आपको उसका एक ग्रिप आ जाए। और फिर अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग वो सारे चैप्टर को भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर रहेगा। आई होप अब सबको क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने के पहले दो चीज बता देता हूँ कि जो फैक्टर प्राइसिंग डिटर्मिनेशन आप करने जा रहे हो, इसका आपको ग्राफ्स आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ्स आना चाहिए का मतलब क्या होता है कि ग्राफ कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको जब दे देगा एग्जाम में, वहां पे आपको पूछेगा इस ग्राफ का ये बताओ कि इक्विलिब्रियम का है, ये ग्राफ में ये बताओ कि प्रॉफिट कहाँ पे है, लॉस कहाँ पे है, सो प्रॉफिट होता भी है कि नहीं, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये सारा चीज आपसे पूछता है। ठीक है, सो क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। आइए हम लोग थोड़ा फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद उसके सजेशंस को डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन में आपको क्या याद रखना है, याद रखने वाली चीज क्या है, एमसीक्यू पेपर में पूरा एंड तक नहीं पढ़ना आपको। देखिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा, आप खुद ये सोचो। प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, राइट। एंड मार्जिनल का मतलब कि एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना फैक्टर एडिशनल एम्प्लॉय करना पड़ा। क्यों, टॉपिक का नाम है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। आप लोग पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें मार्जिनल का मतलब सेम होता है, इसमें भी सेम होगा, और जितने भी टॉपिक्स होंगे जिसमें मार्जिनल का मतलब सेम होता है। अब चेंज क्या होता है, पीछे वाला पोर्शन, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू है तो रेवेन्यू का चेंज बताएगा वो, मार्जिनल कॉस्ट है तो कॉस्ट का चेंज बताएगा। ठीक है, अभी मार्जिनल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का चेंज बताएगा। प्रोडक्ट का चेंज अब किसके रिस्पेक्ट पे बताएगा, किसके रिस्पेक्ट पे बताएगा। आपका चैप्टर का नाम क्या है, फैक्टर प्राइस। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग एक ही फैक्टर को अज्यूम करके चलेंगे, लेबर, और हर बार आपका वही चेंज रहेगा। तो क्या है, एग्जांपल सेव ऑफ सिंपलिसिटी के लिए उसको ही रखते हैं। तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, चेंज इन टोटल आउटपुट, देखिए क्या लिखे, इंडिकेट्स द चेंज इन टोटल आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन फैक्टर एम्प्लॉयमेंट। फैक्टर एम्प्लॉयमेंट था, एक यूनिट ऑफ लेबर मैंने सपोज बढ़ाया तो उससे मेरा कितना एडिशनल आउटपुट आया। जैसे वहां पे एग्जांपल में दिया है 100 यूनिट कैन बी प्रोड्यूस पर डे बाय द हेल्प ऑफ 10 वर्कर्स, तो 10 वर्कर मिलकर 100 यूनिट बनाते हैं। तो बोलता है अगर 110 यूनिट्स हम लोग बनाए 11वां वर्कर लगा के,
ठीक है। तो हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ, एक एडिशनल लगाए 11वां वर्कर, उसमें हम लोग का एडिशनल कितना हुआ 110 माइनस 10, तो यानी हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है। सो आपको ये सब चीज को ध्यान में रखना है, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये 4 टर्म्स जो है उसको पूरा पता होना चाहिए क्या है, उसके ऊपर सारे ग्राफ बेस्ड है, तो ध्यान से सुनिएगा। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इन शॉर्ट अगर बात करें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, तो देखिए नीचे देखिए फॉर्मूला जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको पढ़िए, बाकी आपको कुछ पढ़ने का दरकार नहीं है। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, वीएमपी इक्वल्स टू एमपीपी इनटू पी। आपको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है ये सब चीज क्योंकि इसको वर्ड्स ऐसे अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो क्या, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके पास जितने प्रोडक्ट है उसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो आप मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, आपके पास अगर कोई सामान है उसकी मार्केट प्राइस आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे भी प्राइस से ही मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अब देखिए एमपीपी क्या था, ऊपर प्रोडक्ट कितना एडिशनल प्रोड्यूस हुआ, राइट। तो एडिशनल प्रोड्यूस होने को क्या कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो एडिशनल कितना प्रोड्यूस हुआ, तो एडिशनल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, तो हमको पता चल जाता है मेरा एडिशनल प्रोडक्ट का टोटल वैल्यू कितना है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। मैंने आपको कहा था चैप्टर बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिकल से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। सर फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, एमपीपी इंटू एआर, एमपीपी इंटू एआर। अपने कॉपी में लिखिएगा कुछ चीज में जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। मैंने इसका नोट्स काफी अच्छे से बनाया है, तो मैं यहाँ पे तो आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप लिखिए उसको, लिखिए एमपीपी इंटू एआर। अब एआर क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तब तक सेम रहते हैं, तब तक सेम रहते हैं जब तक प्राइस फिक्स्ड है। बात समझ में आ रहा है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस ऐसा क्वेश्चन है जो चेंज नहीं होता बार बार। क्यों, अगर आप कोई भी एक प्रोड्यूसर प्राइस चेंज करेगा तो बाकी सारे सप्लायर लोग भी प्राइस चेंज कर देंगे। क्यों, परफेक्ट कंपटीशन है ना, तो होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस करते हैं लोग, तो इसमें प्राइस मेकर नहीं होते ये लोग प्राइस टेकर होते हैं। सो कोई भी प्रोड्यूसर अगर प्राइस चेंज करेगा, सो बाकी भी प्रोड्यूसर आप क्या करेंगे, प्राइस को अल्टर कर देंगे टू कम इन द सेम लेवल। सो प्राइस विल बी फिक्स्ड। तो जब प्राइस फिक्स रहेगा, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सोचो, क्वांटिटी इनटू प्राइस इज टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज एवरेज रेवेन्यू, यही पढ़े हम लोग बचपन से एवरेज रेवेन्यू वाला में भी। तो जब प्राइस वाला कॉलम ही आपका फिक्स्ड है तो आपका एवरेज रेवेन्यू चेंज कैसे हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्राइस फॉर एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स द सेम इन द परफेक्ट कंपटीशन, हेंस द फॉर्मूला इज आल्सो द सेम। ठीक है। एमपीपी इनटू एआर इज इक्वल्स टू एमपीपी इनटू पी। ये कब है, परफेक्ट कंपटीशन। तो ये आपके एमसीक्यू का पार्ट बन गया कि कब ये सेम होता है, कौन से मार्केट में परफेक्ट इम्परफेक्ट ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपको एक सिलेक्ट करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है, अच्छा मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने बोल दिया तो आप वो फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। तो आपको अपना कंसेप्ट तगड़ा रखना है, अपने आप सारे फॉर्मूलाज वगैरह बनने लगेंगे। फिर है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इन एमपीपी इंटू एमआर। ठीक है, ऊपर क्या था, ऊपर क्या था देखिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग पढ़े वैल्यू ऑफ उसका, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए एमपीपी इंटू पी कर दिए थे, या फिर एआर और पी सेम रहेगा। ठीक है। अभी उसके बाद देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज वैल्यू, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो बाय मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और फैक्टर वी मीन द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म बाय अमाउंट ऑफ फैक्टर चेंजेस इन 1 यूनिट, इट इज इक्वल टू एमआर मल्टीप्लाइड बाय द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या होता है उसको लिखिएगा अपने नोट्स, हम लोग पहले पढ़े थे। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जो टोटल रेवेन्यू में चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ फैक्टर, सो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए इसको आप लिखिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए कि AR equals to MR till price is fixed, AR equals to MR till price is fixed। और प्राइस कहाँ फिक्स होता है, परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स रहता है। तो AR जो होगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा। ठीक है, AR जो होगा वही आपका MR हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज मैंने कहा था परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी चीज चेंज नहीं होता है क्योंकि प्राइस फिक्स हो जाता है। प्राइस फिक्स हो जाने की वजह से AR जो है, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, वो इक्वल्स टू हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल आपने कितना पैसा कमाया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब वो सेम आ रहा है तो जब आप मार्जिनल निकालोगे, मार्जिनल मतलब कैसे निकालते हैं,
क्यूमुलेटिव चार्ट बनाते थे और पीछे से माइनस करते चलते थे। सो आप जब माइनस करोगे टेबल में तो मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम आएगा। अब क्या आप पूरा डिटेल वाले क्लास में उसको टेबल बना के लिख के देख सकते हो, सेम रहेगा। यहाँ पे अभी हम लोग ओरली कर रहे हैं, सो थोड़ा टाइम का शॉर्ट है रिवीजन के लिए। सो वी विल जस्ट गो टू द लेक्चर्स, ओके। बाकी आप टेबल बना के करना, आप देखोगे वो दोनों सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लिखिए वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। जैसे अपना अगला टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, वीएपी। अच्छा, एग्जाम में हमारे लिए काम का क्या है, एग्जाम में हमारे काम का यही तक है, एमपीपी, वीएमपी और एमआरपी। इसके बाद जो वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट है इसका कुछ खास काम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका कॉन्सेप्ट में भी उतना खास दम नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए एवरेज प्रोडक्ट, देखिए वैल्यू एवरेज प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ, ऊपर क्या था पहले हम लोग क्या पढ़े थे, उससे कनेक्ट करवा देता हूँ तो इजी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, उसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बिना सोच बिना देखे, एवरेज प्रोडक्ट इनटू प्राइस, एंड प्राइस इक्वल्स टू एआर। तो इसीलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेम फॉर्मूला, वीएपी इक्वल्स टू एपी इंटू पी इक्वल्स टू एपी इंटू एआर। ठीक है, क्लियर है बात। सो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट लिंक होते जाएंगे और आपको ज्यादा माथा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बात किए, प्रोडक्ट के एंगल से। अब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट के एंगल से। कॉस्ट के एंगल में क्या हो गया, एवरेज फैक्टर कॉस्ट एंड एवरेज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मतलब जो लेबर आप लगा रहे हो उसका क्या खर्चा है। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वही सेम, एक कितना टोटल खर्चा में इजाफा हुआ एक यूनिट ऑफ फैक्टर चेंज करने से। आइए एक बार वापस पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखा है, इट इंडिकेट्स द फैक्टर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फैक्टर एम्प्लॉयड बाय द फर्म। मतलब जो फैक्टर कॉस्ट एम्प्लॉयड बाय द फर्म है उसका पर यूनिट। जैसे टोटल रेवेन्यू क्या सिखाया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके रेवेन्यू आता है, टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस क्वांटिटी करोगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। सेम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ फैक्टर करोगे, टोटल क्वांटिटी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पर यूनिट ऑफ फैक्टर। सो इसीलिए यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देखिए टोटल फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर, लेबर मींस द फैक्टर, जो फैक्टर आपने एम्प्लॉय किया है। सो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख के भी दिया हुआ है, द टोटल फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर को अभी हम लोग लेबर पकड़ के रखे हैं तो इसलिए सारा चीज लेबर से डिवाइड किया हुआ है। सो वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक, आपको बस क्या करना है, जो नाम है उससे थोड़े से फेमिलियर हो जाना है और उसको माइंड में रखना है, तो कि आपका फॉर्मूलाज भी उस हिसाब से बनता जाएगा। अच्छा, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या बोलता है, चेंज इन टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ द फर्म ड्यू टू चेंज इन अ स्मॉल फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन अ फैक्टर एम्प्लॉयड। मतलब कुल फैक्टर के जो खर्चे हैं, फैक्टर के खर्चे मतलब मान लो लेबर, यहाँ हमारा एग्जांपल है, तो लेबर का टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है अगर हम एक यूनिट ऑफ लेबर और बढ़ा दिए, चेंज इन द फैक्टर एम्प्लॉयमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। अब इन दोनों का ग्राफ में कैसे इंप्लीकेशंस है उसको समझेंगे। ग्राफ में कैसे इंप्लीकेशन है वो सुनिए। देखिए मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या करेंगे, ठीक है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के बाद हम लोग को दो ग्राफ दिया हुआ है। पहले देखिए परफेक्ट इम्परफेक्ट, उसके बाद हम लोग देखिएगा फिर इम्परफेक्ट परफेक्ट, ऐसे करके दो ग्राफ दिया हुआ है। दो ग्राफ क्या है उसको पूरा अच्छे से समझिए। अब पहला ग्राफ जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एमआरपी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम लोग ऊपर याद है पढ़े थे कि यही तीन चीज का काम आएगा, ज्यादा काम नहीं आएगा। तो क्या क्या चीज के ऊपर देखिए रिलेशन है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन वीएमपी एंड एमआरपी। नाउ व्हाट इज वीएमपी, ये रहा आपका, ये देखिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, याद है ना इसका फॉर्मूला क्या था, एमपीपी इंटू पी। तो वीएमपी का काम आएगा और किसका काम आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का, ये दो ही चीज का काम आएगा आपको। तो आप बचपन में भी पढ़े हुए हो। अच्छा, हम लोग जब बात किए थे कि परफेक्ट कंपटीशन है तो सब चीज सेम होना चाहिए, प्राइस एआर वगैरह सेम होना चाहिए। तो अब सुनो, कैलकुलेशन को समझो। अगर परफेक्ट कंपटीशन है और प्राइस और एआर वगैरह सेम होता है तो इन दोनों की कर्व भी सेम होगी कि नहीं होगी, नॉर्मल लॉजिक, इन दोनों का कर्व जो है वो सेम होगा। कैसे सेम होगा, इधर देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वीएमपी इक्वल्स टू एमपीपी इनटू प्राइस, एमपीपी इनटू प्राइस, एंड एमपीपी इनटू एआर भी लिख सकते हैं बिकॉज प्राइस इज इक्वल टू एआर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड एआर इज आल्सो इक्वल टू एमआर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एमपीपी इंटू एमआर लिखा है ना, ये लोग एमआर लिखा है फॉर्मूला में, एमआरपी के फॉर्मूला में क्या लिखा है, एमपीपी इंटू एमआर।
तो लॉजिकली स्पीकिंग इफ ए आर इक्वल्स टू एम आर, तो इस एम आर को अगर मैं ए आर से रिप्लेस कर दूं तो फॉर्मूला दोनों का सेम हो गया, एमपीपी इंटू ए आर ऊपर भी हो गया, एमपीपी इंटू ए आर नीचे भी हो गया। नाउ व्हाट दिस गिव्स अस, इसका मतलब अब दोनों के जो ग्राफ है वो भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन में सेम होंगे। तो इसीलिए देखो क्या किया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, एमसीक्यू में आपको ग्राफ देगा कौन सा मार्केट का आपको बताना होगा, ठीक है, और आपको उसके ग्राफ के जो शेप है वो भी पता होना चाहिए कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, ये सारे लॉजिक लगा के, ठीक है। अब ये सब नीचे वाला ही हम लोग कहाँ पढ़े थे, कौन से चैप्टर में, ऐसा ग्राफ का शेप होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट वाला चैप्टर जो है आपके इसके पहले, उसमें जो एमपी कर्व जो पढ़े थे वो ऐसे ही दिखता था, ठीक। तो इससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे, अच्छा एमपी से ही तो खाली प्राइस ही तो मल्टीप्लाई की हो तो आ गया, क्या आ गया, वीएमपी आ गया, ठीक है। एमपी में अगर प्राइस एमपीपी था ना मार्जिनल प्रोडक्ट, तो इनटू प्राइस ही मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या आ गया आपका वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। तो भाई वैल्यू आ रहा है, वैल्यू होगा तो क्या होगा, ये ग्राफ थोड़ा सा खाली उससे ऊंचा होगा, यही तो होगा, बाकी तो शेप वगैरह सब सेम ही होगा, ये थोड़ा सा उससे ऊंचा है और उसका ग्राफ का शेप सेम है, और जो वीएमपी का कर्व है वही एमआरपी का कर्व है इन केस ऑफ, रिपीट अगेन, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज वीएमपी और एमआरपी जो होता है वो दोनों सेम हो जाता है ड्यू टू अभी जो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला कैसे डिराइव करके निकाला। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसको ट्रीट करने में, ठीक है। आइए अब अगला पढ़ते हैं। पहले ये पढ़ा था कि पहले इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में इसी ग्राफ को समझो, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वीएमपी एंड एमआरपी अंडर इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वीएमपी और एमआरपी में इम्परफेक्ट, अच्छा इतना समझ लो कि जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, इसलिए ग्राफ का जो शेप है वो भी सेम है। इम्परफेक्ट में भी ग्राफ का शेप तो सेम ही होगा, बिकॉज कर्व किसका है, मार्जिनल प्रोडक्ट किससे ही आता है डिराइव होके, सो शेप सेम होगा, बट देखो दोनों का जो लेवल है वो अलग है। जो वीएमपी है वो ऊंचा है किससे, एमआरपी से, इसके लिए कुछ लिखिएगा, ये सेकंड वाले ग्राफ के लिए कुछ लिखिएगा, ठीक है। कैसे इसको थोड़ा सा और लॉजिकली इंटरप्रेट करना, लिखो एमआरपी लेस देन वीएमपी, MRP is less than VMP as it is exploitation by producer, exploitation by producer. Now what is exploitation? अब इकोनॉमिक्स के इस थ्योरी में माना जाता है, डिटेल में नहीं जा रहे पूरे बैकग्राउंड में, इस थ्योरी में माना जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, कंज्यूमर को, बिकॉज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, सेम प्राइस होता है पूरा मार्केट में, सबसे सेम है। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास मोनोपोली पावर होता है, तो ये क्या करते हैं, प्राइस मेक करते हैं, मतलब कस्टमर से ऐसा प्राइस लेते हैं जो कस्टमर देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे वो लोग होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, सेम है, सबके पास सेम है, ये लोग पास हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट है तो इनके पास प्राइस टेकिंग पावर है, प्राइस टेकिंग पावर है, ठीक है। टेकिंग क्या, मेकिंग, मतलब प्राइस बना सकते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, वो प्राइस टेकर होता है। सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रहेगा एमआरपी से। व्हाट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, याद होगा सबको, याद है, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, MPP into the price, right, and price equals to average revenue, तो वो वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा बिकॉज ये लोग के पास जो मन वो प्राइस ले रहे हैं, तो इसीलिए ये ग्राफ क्या होता है, ऊपर रहता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के प्राइस से, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्लियर है बात, ओके। सो कुछ एक पॉइंट और आपको लिखा देता हूं इन दो ग्राफ के बारे में। चलिए ठीक है, इक्विलिब्रियम वगैरह तो आगे हम लोग ग्राफ में पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ते हैं, ये तो पूरा कंफ्यूजन है, अभी जो जो बेस बन रहा है एक करके लेते जाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, अब फैक्टर कॉस्ट वाला जो दो ग्राफ था, वीएमपी और एमपीपी, वो हम लोग पढ़े हुए ऊपर में, एमआरपी ऊपर में पढ़ लिए, वो ग्राफ उससे कनेक्ट हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेम परफेक्ट इम्परफेक्ट ही पढ़ेंगे, बट एएफसी और एमएफसी को कंपेयर करेंगे। एएफसी और एमएफसी मतलब एवरेज फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। अब देख रहे होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वापस है सेम है, क्योंकि हम लोग बात की थी सब चीज सेम होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो इसीलिए क्या एक फ्लैट लाइन आपको दिख रहा होगा। अच्छा इस बार राइट वाला परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं, इस बार राइट में हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन को रखा है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, एक फ्लैट लाइन है, एएफसी इक्वल्स टू एमएफसी, कोई चेंज तो होता नहीं है, फैक्टर लेबर अपना फैक्टर लेबर और प्राइस का कंपैरिजन में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट होगा वो सेम रहेगा इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन।
अब आप देख पा रहे होंगे कि इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में वापस से वही चीज हो रहा है, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर है। अच्छा, ऊपर क्यों स्लोप है, आप पढ़े हो अपना एवरेज कॉस्ट में। अच्छा, उसका शेप कैसे होगा, एवरेज कॉस्ट का आप पढ़े हो, उसी से वो भी क्या होता था, नीचे जाकर ऊपर आता था। तो सेम लाइन पे इसके भी ग्राफ बने हुए, ये ऊपर जाता है, जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट का नीचे आता है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। सो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ये ग्राफ। अब एवरेज फैक्टर कॉस्ट नीचे है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के नीचे है, क्यों है, उसके बारे में एक लाइन लिखिएगा। लिखिए, incremental unit of factor, for incremental unit of factor we have to pay more cost, for incremental unit of factor we have to pay more cost। छोटे छोटे में लिखाता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक ग्रिप रहे। क्यों, यहाँ पे जैसे पहले वाले में क्या हो रहा था, प्रोड्यूसर कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहा था, क्यों, इसके पास पावर है कि प्रोडक्ट हम, मेरे ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास है नहीं और हम आपसे प्राइस मेक कर सकते हैं जो प्राइस में को चले। इसलिए आपका वीएमपी जो है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वो ऊपर आ रहा था, वो ग्राफ मार्जिनल से। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर आ रहा है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ऊपर आ रहा है एवरेज फैक्टर कॉस्ट से। क्यों, अब यहाँ पे तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ उल्टा क्या, तुम प्रोड्यूसर हो, जो ट्रेड यूनियन है, जो लेबर वाले साइड है, वो लोग भी तो स्किल्ड है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वही बना सकते हैं और उसका शॉर्टेज है मार्केट में। सो वो अब तुमसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं हायर प्राइस, क्यों, उनके ऐसा प्रोडक्ट कोई बना नहीं सकता। सो वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पहले आपने उनको प्रोड्यूसर ने कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया, अब ट्रेड यूनियन जो है वो किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रहा होगा, थोड़ा सा स्लो करके 2x 1x 1.5x कर लीजिए, 0.5x कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आप उसको कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने स्पीड नहीं रखा ना, तो क्या होगा, आप कंटेंट पूरा कवर नहीं हो पाएगा और आप बोर हो जाओगे, ठीक है। सो ये ग्राफ अभी आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे assumptions हैं। एक बार आप फोटो तो देख लिया होगा, यहाँ पे वीडियो पॉज करके assumptions को पढ़ लेना, ठीक है। और हम तो आगे पढ़ा रहे हैं आपको। अब क्या है, वेरिएबल फैक्टर देखो 1 2 3 4 5 टेबल भी बना के दे दिया है, तो टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी आपको बगल बगल में लिख दिया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आता है एक बार समझा देता हूँ, एमपीपी कैसे आता है, पहले भी आपको दिखाया था, बताया था, टेबल बना के देख लेते, देखो कैसे आता है। देखो पहले क्या है, 40 है, 40 माइनस 0 पीछे जाओगे, अगर आपको निकालने दे दिया मिसिंग फिगर एमपीपी का एमसीक्यू में, तो वो आप सीख जाओगे। कोई भी चीज में दे दीजिए, एमआर मार्जिनल का कोई भी चीज ऐसे निकलता है। 40 माइनस 0 पीछे गया, 75 माइनस 40 तो 35 आ गया नेक्स्ट वाला। फिर देखो क्या करोगे, 105 माइनस 75 तो 30 आ गया, एंड लाइक दिस आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल सकता है। आई होप ये सब आता होगा, बचपन में किए होगे। अच्छा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का आप कैसे निकालोगे, आपको टेबल दे देगा, उसमें बोलेगा सॉल्व बता वीएमपी का क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या था, वैल्यू कैसे निकलता है सर, मेरे पास जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कर देंगे उसको प्राइस से, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको प्राइस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके लिए निकालना जरूरी है, तो एमपीपी आ गया अपना 40 इंटू द प्राइस, प्राइस आपको 10 है, 10 कहाँ से आया सर, 10 यहाँ पे देखिए हम लोग फिक्स रखे हैं, एग्जांपल में 10 प्राइस है वो फिक्स है, और 200 जो वेरिएबल फैक्टर कॉस्ट है वो भी फिक्स है, ठीक है। तो वीएमपी कैसे निकल गया, प्राइस इंटू एमपीपी, अपना बात होता है एमपीपी कैसे निकल गया, बैक कैलकुलेशन पीछे करेंगे टोटल प्रोडक्शन को, तो एमपीपी आ जाएगा। नाउ रेम्यूनरेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर वो फिक्स रखा है, 200 रुपया आपका रेम्यूनरेशन मिलता है। अब देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, चीज को फील करो, ये चीज को फील करो, 400 है वीएमपी और रेम्यूनरेशन 200। अपना प्रोड्यूसर कब तक बनाएंगे, जब तक कॉस्ट इक्विलिब्रियम पे हो। 200 200 वाला जो लाइन है ये फोर्थ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तक अप्लाई करेंगे, इसके बाद तो नहीं करेंगे। क्यों, उसके बाद मेरे को जो वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है, और जो रेम्यूनरेशन देना पड़ रहा है वो 200 देना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा देना पड़ रहा है। क्लियर है बात, ऊपर से बनाते आएंगे जब तक मेरा वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्शन का वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रहा है और खर्च कम हो रहा है। रेम्यूनरेशन मतलब खर्च होता है, देना पड़ता है स्टाफ लोगों को, वो खर्च कम हो रहा है, तब तक हम लोग बनाएंगे। फोर्थ यूनिट जैसे ही आएगा वहां पर हम लोग जाकर स्टॉप कर देंगे। क्यों, उसके बाद हम बनाएंगे तो मेरा वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट कम आएगा और कॉस्ट मेरी ज्यादा आएगी। यही सारे बातें यहाँ पे पूरा चार्ट में लिखा हुआ है, इतना बकवास, ठीक है। तो आपको उसको पढ़ना है, रीड कर लेना, फोटोज आप तो ले सकते हो वीडियो स्टॉप करके, और बाकी आप ग्राफ से समझ लो। तो ग्राफ देखो क्या है, ग्राफ ऊपर से आ रहा है इसका, ठीक है, वीएमपी एमआरपी का ग्राफ कहाँ से आ रहा है, ये जो पूरा डायग्राम प्रेजेंटेशन लिखा है ना, आप उसमें यही पढ़ोगे, ग्राफ ऊपर से आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखिए वीएमपी और एमआरपी का ग्राफ मैंने पहले आपको समझा दिया, तो वापस ग्राफ के शेप में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, और क्यों नीचे आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। टाइम अब सीखने का आ गया है इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां हमने छोड़ दिया था इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपको याद होगा, राइट। सो इस बार इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आएगा, अभी देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है ना, अगर ग्राफ का शेप ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होता है, और अगर ग्राफ का शेप नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या होता है।
कई बार आप देखोगे कि ग्राफ जो है दोनों तरफ कट कर रहा है, ठीक है, दोनों तरफ कट कर रहा है, मतलब किसी का शेप ऐसा है और उसको जो फ्लैट लाइन है वो इस तरह जाता है, तो ग्राफ उसको दो बार दो जगह कट करेगा, बट आपको कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट मानना पड़ेगा वो समझो। हमेशा जो पॉइंट ग्राफ का ऊपर से कट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में ई जो पॉइंट है, ई जो पॉइंट है ये क्या है, ऊपर से इसको कट रहा है, ठीक है, ऊपर से काटेगा तो आपका वो जो पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। अगर सपोज कोई ग्राफ ऐसा होता है कि जो ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर एक फ्लैट लाइन है, तो वो नीचे से ऊपर जाते वक्त भी काट रहा है और ऊपर से नीचे जाते वक्त भी काट रहा है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा? ग्राफ में ऐसे दे दिया आपको, बोलेगा एमसीक्यू में बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी या पॉइंट नंबर ई, क्योंकि दोनों तरफ से कट रहा है, इक्विलिब्रियम फिर तो दोनों होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप क्या बोलोगे कि जो पॉइंट जैसे ग्राफ नीचे से जब ऊपर जाकर काटा था वो वाला नहीं, ऊपर से नीचे जाके जब काट रहा है वो वाला पॉइंट को, जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे काट रहा है तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो रहा है? अच्छा सर एमपीपी में तो ये सर एवरेज फैक्टर मतलब एवरेज कॉस्ट कर्व जो नीचे से ऊपर आता है, तो उसमें जब नीचे से ऊपर में काटेगा वो वाला को, क्योंकि वो भी तो ऐसे काटेगा ना, ऊपर से नीचे में काट रहा होगा एक बार और नीचे से ऊपर में एक बार काट रहा होगा, तो जो नीचे से ऊपर काट रहा होगा उसको आप कहोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप लोग ये सब देखोगे पहले, लेकिन आपको ये सारी चीज समझना बहुत जरूरी है जिससे आप इक्विलिब्रियम फैक्टर मार्केट निकाल पाओ। सो आपको ऐसा ग्राफ देखा, आपको बोलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, आप बता देना ई वाला है, ठीक है। अगर ये जो ग्राफ है ए से शुरू हुआ है, अगर ये यहाँ से शुरू था आर के नीचे से, आर के नीचे से ऐसे जाकर आता, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, ई वाला है, वो वाला नहीं, डी वाला। तो हमेशा देखना जो 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 पोर्शन ऊपर से काटेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? मेरी बात समझ गया आपको? आई होप समझ में आ रही हो। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा नंबर है 9903503989। आइए अब हम लोग चलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ एज में। थ्योरी ऑफ एज में क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो वेज मतलब लेबर मार्केट, लेबर मार्केट को पैसे देते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेज। ये पोर्शन आप पढ़ते रहिएगा, तो थ्योरेटिकल है। हम लोग आ जाते हैं सीधे ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में। मार्जिनल थ्योरी ये रहा, आइए इसको देखते हैं। इस पे आप ये लिखिए, इसमें लिखिएगा, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी, वेरी इजी। इसमें जो ई पॉइंट है वहां पे लिखिए वीएमपी ग्रेटर देन एल, ईएमपी पे लिखिए वीएमपी ग्रेटर देन एल। डी पॉइंट पे लिखिएगा वीएमपी इक्वल्स टू एल, ठीक है, यही अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एंड उसके बाद जो एफ पॉइंट है उस पे लिखिएगा वीएमपी लेस देन एल, वीएमपी लेस देन एल। अच्छा ये क्यों आपको दिखाया, ये क्यों लिखा दिया शॉर्ट में, ये पूरा ग्राफ आपको याद हो गया, इन शॉर्ट ये आपको पूरा ग्राफ याद हो गया। क्यों? आप जब इसको पढ़ोगे ना ये पूरा कंटेंट को, तो आप देखोगे कि सिर्फ ये 3 पॉइंट लिखने से आपका काम बन गया। अब आपको क्या है, एमसीक्यू में पूछे कौन सा पॉइंट में क्या है, आप ये बता दोगे। क्यों? अच्छा ग्राफ से ही समझ में आ रहा है ना, जो लेबर फैक्टर कॉस्ट है वो नीचे है, जो ग्राफ आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अच्छा कॉस्ट हमेशा देखो, जो वेज रेट आप दे रहे हो, जो W0 है, जो वेज रेट आप दे रहे हो वो फ्लैट लाइन है। अब वो लाइन एट पॉइंट टी ऊपर है, मतलब वो जो मेरा कर्व है वो ऊपर है कॉस्ट से, तो इसलिए मैंने लिखा ऊपर है, ठीक है। सो वीएमपी ग्रेटर देन एल। डी पॉइंट पे क्या दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम। और उसके बाद क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे है, वो जो फ्लैट लाइन है वो ऊपर है, इसका मतलब मेरा वेज ज्यादा जा रहा है और मेरा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है। हम लोग टेबल से भी समझे थे इस चीज को, तो सेम चीज को थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाओ तो सारे ग्राफ आपके क्लियर हो जाएंगे। Next is next. किसका? एडुक्रिप्ट से बात करो, क्या हुआ? दो एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है चलिए कंटिन्यू करते हैं। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? मार्केट डिमांड कर्व में जानते ही हो आप लोग, सब लोग देखे ही हो मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। बचपन में जो डिमांड सप्लाई पढ़ते थे, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता था डिमांड नीचे आता था, एंड सेम चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा ये पहले लेफ्ट में जो दिया इंडिविजुअल डिमांड कर्व,
और उसमें लाइबिलिटी मतलब जब आप मोर देन वन मार्केट कर्व को जोड़ देते हो, जो इंडिविजुअल कर्व को जोड़ देते हो, तो क्या बन जाता है मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड किसका है, यहाँ पे डिमांड लेबर का है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर लेबर, लेबर का डिमांड कर, यहाँ पे गुड्स का डिमांड नहीं हो रहा है, बिकॉज चैप्टर का नाम क्या है, फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन। तो फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन में यहाँ पे वेज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डिमांड किसका रहेगा, वेज का। सो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी एक बार थोड़ा सा लिख लेंगे शॉर्ट में। ज्यादा कुछ लिखने का तो है नहीं, इसको आप अगर सिंपल वर्ड्स में पढ़ोगे ना तो ये आप समझ जाओगे। सो अब देखिए क्या बोल रहा है, इनिशियल वेज रेट गिवन इज W1, एट दिस वेज द फर्म एम्प्लॉय L। उसके बाद जैसे पॉइंट चेंज करेगा तो ग्राफ का कर्व भी चेंज हो जाएगा, और एक एक करके आपके नए नए कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, फिर आप सारे को जोड़ दोगे तो मार्केट डिमांड कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ रहेगा, तो आप उसको लेबर मार्केट डिमांड कर्व के नाम से देखना है। ये बहुत ईजी आप पढ़ना है इसको, वेरी सिंपल। सो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा ये क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ना बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व को भी मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। नहीं यहाँ तो ठीक है। तो चलिए अब बैकवर्ड बेंडिंग कर्व क्या होता है वो देखते हैं, ये हमेशा एग्जाम में बहुत बार आता है। बैकवर्ड बेंडिंग का लॉजिक क्या सुनिए, देखिए एक जो वेज होता है, वेज वर्कर होता है, उसको आप जितना भी क्या दीजिएगा, वेज देते जाइएगा, वो काम करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाता है जब वो अपना सप्लाई बंद कर देता है, ठीक है। देखिए पहले आप L1 पॉइंट पे जब है, वहां पे आपने दिया उसको वेज दिया, उसने वेज और बढ़ाया, आपने सप्लाई और बढ़ा दी, उसने वेज और बढ़ाया, आपने सप्लाई और बढ़ा दी। L3 पॉइंट तक वेज भी बढ़ता रहा और सप्लाई भी बढ़ती रही, इसलिए सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है, ठीक है। पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब लेबर को वर्क से ज्यादा, पैसे से ज्यादा लेजर चाहिए होता है, मतलब आराम चाहिए होता है, उसके बाद वो बोलते हैं उतना काम नहीं करेंगे। तो आप क्या होगा, फिर वो लेबर का सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, आप जितना भी वेज बढ़ाते जाइए सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर का सप्लाई कम होते जाएगा, एंड द वेज जो पॉइंट्स है वो पीछे की तरफ कनेक्ट होते जाएंगे, एंड हेंस द लेबर सप्लाई कर्व विल गो बैकवर्ड। तो बैकवर्ड बेंड हो जाता है। चाहिए कब होता है, इस शॉर्ट टर्म में ही होता है, लॉन्ग टर्म में माना जाता है सारे वेरिएबल अनलिमिटेड आपको सप्लाई हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए देखो लेफ्ट वाला जो कर्व है वो बैकवर्ड बेंड हो भी रहा है, बट राइट वाला जो कर्व है वो बैकवर्ड बेंड नहीं हो रहा है, वो ऊपर की तरफ चले जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसी चीज को इन शॉर्ट में, इवन दो द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व में भी बैकवर्ड बेंडिंग कैन नॉट बी विजिबल इन द पैटर्न फॉर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो देखो यहाँ लिखा है इन द लॉन्ग रन द मार्केट सप्लाई कर्व शुड बी पॉजिटिवली स्लोप व्हेन द वेज रेट प्रीटी हाई, मतलब वर्कर लोग अपना काम मतलब वैकेशन वैकेशन छोड़ के भी काम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन वाला जो सप्लाई कर्व है, ये वाला इन द लॉन्ग रन क्या होता है, सब जितना भी वेज बढ़ता जाएगा सप्लाई भी उतना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या है, उनको लेजर चाहिए काम से ज्यादा, तो वो क्या करते हैं कि अपना सप्लाई कम कर देते हैं, और जितना भी आप वेज बढ़ाते रहिए सप्लाई बढ़ता नहीं है, तो अल्टीमेटली लेवल भी सप्लाई कम होते जाते हैं। तो शॉर्ट रन में बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व एक्टिवेट होता है। तो आपको ये एमसीक्यू में आएगा कि कहाँ पे कौन से मार्केट में आपका बैकवर्ड बेंडिंग वाला फिनोमेना देखा जाता है, और लॉन्ग रन में क्या बैकवर्ड बेंडिंग देखा जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे नो, वहाँ पे लिखोगे यस।
ठीक है। सो लॉन्ग रन में आपको पॉजिटिवली स्लो भी रहेगा कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग कब होगा? जब शॉर्ट रन होगा। शॉर्ट रन का ही ये फिनोमेना है, लॉन्ग रन में कभी भी बैकवर्ड बेंडिंग नहीं हो सकता। तो आप जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, तब तक आप फोटो ले लो अगर आपको इसको पढ़ना है। हेलो, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग कि मेरा सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में कैसे बिहेव करेगा लेबर का, और शॉर्ट रन में कैसे बिहेव करेगा। अभी बात करते हैं हम लोग अगला वेज डिटर्मिनेशन का। वेज डिटर्मिनेशन का अब आप देख रहे हो, अब आप समझ सकते हो कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, दोनों जो बीच में कट कर रहा है दैट विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि अब क्या है, अब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा कि कौन से पॉइंट पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इक्वल होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे इक्वल होगा, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज अ छोटा टॉपिक वेज डिटर्मिनेशन, उसको उतना एक हल्का सा पढ़ लीजिएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी एक हल्का सा देख लीजिएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में दोनों ही में कलेक्टिव बार्गेनिंग रहता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल एक देख लीजिएगा। हम चलते हैं थोड़ा और मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह वापस से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ठीक है बहुत इजी है, प्रीवियस टॉपिक से ही कनेक्टेड है, सो इसको ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है। ये भी वही हो गया, वेज डिमांड रेंट वाला पढ़ा देता हूँ। तो ये पढ़िए, थ्योरी ऑफ रेंट में रिकार्डियन, रिकार्डियन का पहले आप, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को आप पढ़िएगा आराम से। यहाँ पे सारे assumptions वगैरह दिया हुआ है। assumptions में मेनली जो assumption है वो है सप्लाई ऑफ लैंड इज गिवन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सोसाइटी, लैंड हैज नो अल्टरनेटिव। यहाँ पे लैंड सिर्फ क्या हो सकती है, खेती हो सकती है, इन्होंने कहा था, इसलिए बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ इनका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लैंड का जो रेंट है वो परफेक्ट, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, एंड लैंड इज फ्री, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नो कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, रेंट का जो देखिए, रेंट ऑफ लैंड वाज ड्यू टू इट्स ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ सॉइल। मतलब लैंड का एक ही काम है कि खेती होगा और खेती की वजह से उसका रेंट का वैल्यू आ जाए, वरना नहीं आएगा। ठीक है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, उसमें कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं। सारे असम्पशन इसने करके रखे हैं, जब इतने सारे असम्पशन रहेंगे तो कोई भी आप थ्योरी नया बना सकते हैं। हाँ, तो एक बोलता है कि जितना खेती होगा उस हिसाब से होगा। जब खेती होगा, जब कॉन्सेप्ट आ जाता है रिकार्डियन में, तो आप समझ सकते हो कि खेती में फर्टाइल लैंड, इनफर्टाइल लैंड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो जितना बढ़िया लैंड होगा उसकी रेंट उतनी ज्यादा होगी, जितना खराब लैंड होगा उसका रेंट एकदम खराब होगा। जो एकदम खराब लैंड होगा, उस जो मीडियम लैंड होगा उसका रेंट थोड़ा कम होगा, और जो एकदम खराब लैंड होगा उसका क्या होगा, रेंट होगा ही नहीं इसके हिसाब से। ठीक है, रिकार्डिंग के हिसाब से उसका रेंट होता ही नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को एकदम इसने ग्राफ में डाल दिया, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा बात नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसका। रिगार्ड देखिए, डिफरेंशियल रेंट का क्या कॉन्सेप्ट है।
रिगार्ड सेट दैट रेंट इमेजेस डिफरेंसेस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मतलब जैसा प्रोडक्टिविटी जो अभी आपको बात किया, जैसा प्रोडक्टिविटी वैसा लैंड का रेंट, ठीक है। सो एएफसी कर्व से था, देखिए समझाया जा रहा है आपको। एसी कर्व मैंने बताया था आपको, डाउनवर्ड से ऊपर जाता है, एमपी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो वो कर्व है एएफसी कर्व, देखिए फ्लैट कर्व है, वो दिखा रहा है आपको। और बोलता है कि वी नो दैट एवरेज कॉस्ट इज अ सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑब्वियस बात है, एसी इज एएफसी प्लस एबीसी। तो बट यहाँ पे बोलता है कि अज्यूमिंग दैट लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो गया। जब वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो गया तो एएफसी कर्व क्या हो गया, वही एएफसी कर्व जो हो गया वही आपका एसी इक्वल्स टू एबीसी हो गया। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि आपके पास कोई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो जो एसी कर्व है वही आपका एबीसी कर्व हो गया, ठीक है, बिकॉज एबीसी कर्व जीरो है। तो ये सारा चीज एबीसी इक्वल टू जीरो, तो आपको ये सारा चीज को समझना पड़ेगा कि क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा कि आपका एबीसी कर्व क्यों बनाया गया है, यहाँ पे किस तरह बनाया गया, और यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कौन से पोर्शन में ग्राफ में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, कौन से पोर्शन में लॉस दिख रहा है, वो आपको बात करना होगा। अगर आपको इन शॉर्ट बात करें ना, इन शॉर्ट अगर समझ दो तो आप ये कर लो, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसके अंदर ये जो P0, E0, F0 और C0 है, ये जो लिखा हुआ है पहला वाला में, पहला वाला जो लैंड है, आप पूरा ग्राफ पढ़ोगे तो ये है कि वो बहुत फर्टाइल लैंड है, ठीक है। द बेस्ट कैटेगरी ऑफ लैंड, तीन कैटेगरी ऑफ लैंड है, एक बेस्ट, एक मीडियम और लास्ट वाला वर्स्ट। जब आप बेस्ट वाला देख रहे होगे तो आप उसमें देख रहे हो कि वो जो P0, C0, F0, E0 है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें से ही आपका रेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो आप उसको लिख लीजिए उसको बॉक्स के बीच में कि वो बेस्ट क्वालिटी लैंड है और उसमें से जो रेंट जनरेट होगा बहुत बढ़िया रेंट जनरेट होगा। बढ़िया कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम कैसे पता चलेगा सर, एग्जाम में कैसे पता चलेगा, ये सब चीज जिसका मार्जिन ज्यादा है, जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसमें जितना सबसे बड़ा रेक्टेंगल है वो बेस्ट क्वालिटी लैंड है, मतलब उसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट। जो मीडियम रेक्टेंगल है, ऐसे क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आपको तो पूरा वो लोग लिख के देगा नहीं, तो आपको ऐसे डायग्राम से समझना पड़ेगा। जो मीडियम वाला जो आप देख रहे हो थोड़ा कम रेक्टेंगल है, उसके अंदर का मतलब P0C1 जो सेकंड डायग्राम है, P0C1 E1 और F1, ये हो गया आपका रेंट वाला पोर्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो सभी से डिनोट होता है, आप जानते ही हो। तो ये हो गया आपका रेंट वाला पोर्शन। अब जो थर्ड वाला डायग्राम है आप देख रहे हो उसमें कोई बॉक्स ही नहीं है अलग से, बिकॉज ऑब्वियस बात है वो सबसे घटिया क्वालिटी का लैंड है, एंड जो घटिया क्वालिटी का लैंड होता है रिकार्डियन बोलता है उसका कोई रेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहला वाला में सबसे ज्यादा रेंट मिल रहा है, दूसरा वाला में जिसका रेक्टेंगल कम है उसमें कम मीडियम रेंट मिल रहा है, और जो थर्ड वाला है उसमें उसमें कोई भी रेंट नहीं मिल रहा है, बिकॉज टर्मिनल लैंड का मार्जिनल लैंड का कोई भी रेंट नहीं होता है, ऐसा कहता है वो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो रेंट इज इमर्ज फ्रॉम द वर्स्ट क्वालिटी लैंड, तो वर्स्ट क्वालिटी लैंड जो होगा उसमें कोई रेंट नहीं मिलेगा, तो आप इसको पढ़िएगा। तो यानी इतना बड़ा ग्राफ को आप 3 लाइन में समझ गए, ठीक है। एमसीएसी कर्व तो आपको पहले से आता था, एबीसी कर्व कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एमसी उसको नीचे से कट करता है, ये सब एवरेज कॉस्ट और वो सब आप लोग पढ़े हुए हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, मैंने कहा था आपको सारा चीज को ध्यान से पड़ेगा। अच्छा शॉर्ट कमिंग्स वगैरह इधर तो थ्योरी है, तो आपका पार्ट है पढ़ने का। मॉडर्न थ्योरी ऑफ लैंड में क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लैंड में कुछ पॉइंट लिखिएगा, काम आएगा। लिखिए रेंट इक्वल्स टू AR माइनस TR, ठीक है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। लिखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में बताया गया है कि रेंट इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। मैं जैसे शॉर्ट में लिखा रहा हूँ वैसे लिखिए, वो बहुत हेल्प देगा वो जब पूरा पढ़ोगे। ट्रांसफर अर्निंग्स और एक्चुअल अर्निंग्स का डिफरेंस को बोलते हैं रेंट, इसका रेंट का डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जब वहां पे रिकार्डियन ने लैंड के बारे में बता दिया था तो यहाँ पे लैंड के बारे में हम लोग नहीं बात करते होंगे, ठीक है। सो आप लाइन मार्क करिए नीचे वाला, मैं बता रहा हूँ ये लाइन मार्क कर लीजिएगा, काम आएगा आपको एग्जाम में एमसीक्यू में। When the elasticity of supply is positive and elastic, the economic rent obtained from is given in SCP0। now SCP0 क्या है वो मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा SCP0 क्या है, ठीक है। और ये भी लाइन मार्क कर लीजिएगा, काम काम का चीज, that is when elasticity infinite, ठीक है, infinite elasticity है तो इकोनॉमिक रेंट ऑब्टेन्ड इज 0, मतलब आपको ट्रांसफर अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं दिखा देगा। कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब ये है, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है ये पढ़िए, द रेम्युनरेशन एसोसिएटेड विद द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड द ट्रांसफर अर्निंग। मतलब आपको अभी जो मिल रहा है उससे जो बेस्ट अल्टरनेटिव का जो रेंट है, जो अर्निंग्स आ रहा है आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर अर्निंग। और एक्चुअल अर्निंग का मतलब जो आपको मिल रहा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफर अर्निंग। अभी आपको कुछ और चीज पढ़ाता हूँ काम का। ये तो वही चीज जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो यहाँ पे वो लोग लिख दिए हैं, इसको पढ़िएगा पूरा। चलिए डायग्राम में चलते हैं, डायग्राम कैसे बनाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक रेंट का। जब मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का बारे में आप बात करते हो तो आपको इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ना, शेडेड पोर्शन यहाँ पे P0 SEP0 जो बात होता है, ये S है, ये E है और ये P0, ये पोर्शन जो है आपको डायग्राम देगा, ये है इकोनॉमिक रेंट इस डायग्राम का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर अर्निंग माइनस इकोनॉमिक अर्निंग है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, सो इकोनॉमिक रेंट आपका क्या हो गया, SEP0 वाला पोर्शन आपको MCQ में पूछ सकता है क्या क्या है, उसका आप क्वेश्चन बताइए। सो उसके बाद देखिए क्या है, इकोनॉमिक रेंट जीरो कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे परफेक्टली when the curve is perfectly elastic economic rent equals to zero, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब इलास्टिक होगा, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता जाएगा। अब इलास्टिक का मतलब यही होता है, जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ता जाएगा। तो भाई फिर रेंट क्या चीज का, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज का, जब आप अबंडेंट सप्लाई है, प्राइस चेंज होने से अबंडेंट सप्लाई मिल रहा है, तो फिर वो सारे फैक्टर्स का रेंट क्या चीज का, ट्रांसफर एडिशनल रेंट कुछ, उसको इकोनॉमिक रेंट अराइज नहीं होता उस केस में, क्योंकि जितना भी आप फैक्टर बढ़ाए जा रहे हो उतना जितना भी आप प्राइस ऊपर कर रहे हो फैक्टर बढ़ रहा है, फैक्टर कमा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो भी है फुली फ्लेक्सिबल है मार्केट में, कुछ भी रिजिड नहीं है। तो जब परफेक्टली इलास्टिक होता है तो इसका मतलब यही होता है कि आप जितना बढ़ाओगे, तो सर इसका मतलब क्या हो गया कि उस रेट से नहीं बढ़ेगा जो पहला वाला था। पहला वाला क्या था सर, व्हेन द सप्लाई कर्व इज इलास्टिक, इलास्टिक मतलब बढ़ेगा उस रेट से नहीं बढ़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, सेम रेट से बढ़ेगा दोनों चीज। जो जब सेम रेट से बनेगा, जब सेम रेट से बढ़ेगा घटेगा तो उसको क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या सीखे हो, इकोनॉमिक रेट जीरो, देख रहे हो कोई शेडेड पोर्शन नहीं है, कोई शेडेड पोर्शन नहीं है, फ्लैट है, इंटरसेक्शन ई पे इक्विलिब्रियम बनता है और कोई शेडेड पोर्शन नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इकोनॉमिक रेंट जीरो हो जाएगा। when the supply curve is perfectly inelastic, the supply curve inelastic होता है तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि सप्लाई वेयर आप चेंज नहीं होगा, आप जितना भी प्राइस ऊपर करते जाओ। ये जो P0 है ना, ये देख रहे हो आप, ये P0 सप्लाई कर्व को क्या किया था, वर्टिकल कर दिया। तो अब P0 में क्या होगा, P प्राइस आप बढ़ाते जाओ, मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो आप जितने बढ़ाते जाओ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इकोनॉमिक रेंट यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होता है। अब याद हम लोग बात करें मैक्सिमम कैसे कर लेंगे, जिसका सबसे ज्यादा शेडेड पोर्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा शेड पोर्शन है, यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट होगा मैक्सिमम होगा। तो कौन से पोर्शन में, मॉडर्न थ्योरी में क्या कहाँ पे मैक्सिमम होता है, रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में कहाँ मैक्सिमम होता है, जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी लैंड मिलता है। जीरो कहाँ होता है, वर्स्ट क्वालिटी लैंड में, मीडियम क्वालिटी लैंड में मीडियम। ठीक है, यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी है, जो मैक्सिमम रेंट मिलेगा वो मॉडर्न थ्योरी में आपको कहाँ मिलेगा, एंड रेंट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो हमें मैक्सिमम आपको रेंट कहाँ मिलेगा, जब इन इलास्टिक होगा, जहाँ पे लैंड की सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। ऑब्वियस बात है, जहाँ पे सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता वहां पे आपको मैक्सिमम प्राइस मिलेगा, बिकॉज सप्लाई जब बढ़ेगा नहीं तो प्राइस लोग और डिमांड देंगे आपको उसी पर्टिकुलर सप्लाई के लिए। जहाँ परफेक्टली इलास्टिक है वहां पे आपको कोई रेंट, इकोनॉमिक रेंट नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक रेंट भी जीरो। ओके, तो सप्लाई नहीं बढ़ाया जा सकता। सो अगर आपसे ये पूछता है कि सर भाई यहाँ पे ट्रांसफर अर्निंग कितना है, ट्रांसफर रेंट तो लिखो सी वाले में, मैंने परफेक्टली इनलास्टिक है तो ट्रांसफर रेंट जीरो है, तो एक्चुअल रेंट जो भी है वही माइनस ट्रांसफर रेंट, दैट इज टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा, जो इकोनॉमिक रेंट होगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, बिकॉज द ट्रांसफर रेंट इज जीरो, ट्रांसफर आप कर नहीं सकते इसको। और इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, इलास्टिक में ट्रांसफर रेंट क्या होगा आप जानते हो, क्योंकि इकोनॉमिक रेंट में कुछ रेट नहीं मिल रहा है। तो एमसीक्यू में आपसे पूछेगा इसमें क्या होगा, एआर और टीआर का वैल्यू, जो एआर का वैल्यू होगा वही टीआर का वैल्यू होगा, क्योंकि फॉर्मूला का लॉजिक लगाओ, क्या है फॉर्मूला का लॉजिक, एआर माइनस टीआर दैट इज इक्वल टू इकोनॉमिक रेंट। तो अब इसको जीरो करना है, तो जीरो कब होगा, जब एआर और टीआर का वैल्यू सेम होगा। तो एआर माइनस टीआर करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब वापस से समराइज करते हो तो इलास्टिक जब रहता है परफेक्टली इलास्टिक तो इकोनॉमिक रेंट जीरो होता है, हेज द फॉर्मूला बिकम्स एआर माइनस टीआर, वो तो सेम ही है, एआर और टीआर का वैल्यू सेम होगा। तो पूछेगा कौन से ग्राफ में आपका एआर और टीआर का वैल्यू सेम होता है, तो आप बोलोगे जब परफेक्टली इलास्टिक होता है। कब टीआर जीरो होता है, जब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एआर माइनस टीआर सो इलास्टिक वाला कर्व है। ठीक है, फॉर्मूला इज सेम, जस्ट द वैल्यू चेंजेस डिपेंड्स अपॉन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वासी रेंट में। क्वासी रेंट क्या होता है, क्वासी रेंट होता है मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए क्वासी रेंट किसके ऊपर अप्लाई करता है, अदर देन लैंड के ऊपर, और मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अप्लाई होता है। मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखिएगा, मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन मार्क करिएगा, ये काम आएगा आपको। द फैक्टर्स कैन अर्न रेंट, यहाँ पे देखिए द फैक्टर्स कैन अर्न रेंट इन शॉर्ट रन ड्यू टू इन इलास्टिक और शॉर्ट सप्लाई। मतलब देख रहे हो इस शॉर्ट रन में काम करेगा, लॉन्ग रन में
ये काम नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों? लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, तो आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, बट शॉर्ट रन में ये सप्लाई लिमिटेड हो सकता है, इसीलिए आपको ये जो कॉसी रेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे भी कौन सा रेंट है? कॉसी रेंट, ये वाला जो पीई, ये जो रेक्टेंगल के अंदर वाला पोर्शन होता है ना, वही वाला होता है, ठीक है। कॉसी रेंट अभी कैसे निकलेगा ये बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें लैंड अप्लाई नहीं होता, हाँ लैंड मैनमेड नहीं है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो नेचर्स गिफ्ट है, जैसे बात हुआ था। तो लैंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो बोलेगा ना अगर क्वेश्चन में कि कौन सा लैंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो बोलना कॉसी रेंट, ठीक है। कॉसी रेंट का फॉर्मूला क्या है? ये देखिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टीवीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टीवीसी, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, याद रखेंगे। कॉसी रेंट कैसे निकलता है? टीआर माइनस टीवीसी। इसमें और क्या आपके लिए काम का है? ये ये पोर्शन, ये तो वो है टोटल रेवेन्यू पोर्शन, मतलब ये जो कॉसी रेंट है, ये जो दिया है, इसका मतलब क्या होगी? ये ग्राफ वाला पोर्शन है, मैंने आपको बताया था ना ऊपर, OP0, ये COPEQ, ठीक है। तो ये वो पोर्शन है कि आपका कौन सा कॉसी रेंट वाला पोर्शन है। तो अच्छा, एक चीज इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? दो फीचर बढ़िया हो गया कॉसी रेंट का, एक लैंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और ये सिर्फ शॉर्ट रन पे एप्लीकेबल है। इसलिए देखो यहाँ पे वापस से लिख दिया है, कॉसी रेंट इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन एंड डिसअपियर्स इन द लॉन्ग रन। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, बस अब थोड़ा सा पढ़ते रहना इसको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ग्राफ ऑफ रिलेटेड है नहीं, तो इसको बस आप रीड करते रहना, आपका काम बन जाएगा। हम्म, और क्या है इसमें? हाँ, नॉमिनल रेट, नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट बढ़िया चीज है, ठीक है, इसको भी समझेंगे ध्यान से। इसमें क्या क्या चीज को कनेक्ट करते हैं? सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को और इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। कुछ चीज लिखो, एरो अप डाउन जो दिया हुआ है उसका भी सिंपल से बताऊंगा। लिखिए, लिखिएगा इसमें, एक तो साइड में लिख लीजिएगा, सेविंग्स एंड इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशन है। सब शॉर्ट नोट्स बना दिया, जिससे आप पूरा ग्राफ को थ्योरेटिकली कनेक्ट कर पाओगे और बोल पाओगे, लिख पाओगे, मतलब एमसीक्यू में काम आएगा आपको। देखिए, सेविंग्स एंड इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? सेविंग्स लोग कब करेंगे? जब इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा, जैसे अभी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है 6%, फिर 7% हो गया, 8% हो गया, तो आपका क्या मन करेगा? और पैसा डालो बैंक में, और पैसा डालो, सेव करो, ठीक है। तो सेविंग्स और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशन होता है। फिर लेकिन जब क्या हो जाएगा, बैंक वाले इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू हो जाएगा, जैसे कोरोना में इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो गया था, तो क्या कि लोग पैसा बैंक से निकाल दिया और स्टॉक मार्केट में डालने लगे, बिकॉज बैंक में सेविंग्स करके कुछ खास मुनाफा हो नहीं रहा था, सो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। ओके, सो सेविंग्स और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन। सेविंग्स और इंटरेस्ट रेट में क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, डिमांड और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप लिखो, डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, ये लिखे। तो डिमांड और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसे है उसको एक बार वापस से समझिएगा। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे शेयर स्क्रीन करते हैं वापस से आपको, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसको। द डिमांड फॉर सेविंग्स कम्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स of the firms which desire to invest in capital goods, which in turn are demanded because they can be used to produce further goods to earn income. An investor will invest in capital asset considering the net invest expected return, which again depends on the marginal revenue। मतलब बोलने का मतलब है कि लोग कब इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में? इन्वेस्ट कर तभी करेंगे, डिमांड कब करेंगे? कैपिटल, इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कब डिमांड करेंगे? कैपिटल तब डिमांड करेंगे जब इंटरेस्ट का रेट लो हो, तभी तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस से प्रॉफिट करके चुकाएंगे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो क्या करेंगे? लोन को चुकाएंगे, उस वक्त हम लोग लोन लेंगे नहीं, ठीक है। सो इसके बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और डिमांड ऑफ कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट रेट और डिमांड ऑफ कैपिटल में ऑपोजिट रिलेशन है, और सेविंग्स और इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट ऊपर जाता है सेविंग्स प्रमोट होता है एंड वाइस वर्सा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है हम लोग का डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस, एंड जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो डिमांड फॉर द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। इसीलिए ये जो सप्लाई कर रहा है अभी आप देख रहे होगे सब पॉजिटिवली स्लोप्ड है और नेगेटिवली स्लोप्ड है। क्या लिखा हुआ है पे, देखिएगा, इसको पढ़िएगा। तो ग्राफ को कैसे एमसीक्यू में डील करना है, द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड कर रहा है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऑब्वियस बात है, क्यों? नेगेटिव रिलेशन है ना, नेगेटिव रिलेशन में क्या होता था? डिमांड कर्व क्या होता था? डिमांड कर्व नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप होता था,
प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, तो इनवर्स वाला का हमेशा जो कर्व होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे प्राइस और क्वांटिटी का समझ गया ना, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो बचपन में पढ़े थे। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो हम लोग डिमांड कब करेंगे इन्वेस्टमेंट का, तब जब इंटरेस्ट रेट लो, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट का डिमांड हम लोग का खत्म हो जाएगा। सो उसका कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और सेविंग्स का जो कर्व है देखो एस से डिनोट किया हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हो, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ कब जाएगा, आप लॉजिकली सोचो, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आप सेविंग्स और करने मांगोगे, जब इंटरेस्ट गिरेगा तो आप सेविंग्स को क्या करोगे, प्रमोट नहीं करोगे, ठीक है। सो यही यही इसका कॉन्सेप्ट है। और दोनों का जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, हम लोग जैसे बात किए थे, ऊपर से भी काट रहा है नीचे से भी काट रहा है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है जब डिमांड, दोनों का डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। क्लियर है बात। सो दिस कंप्लीट्स आवर फैक्टर प्राइसिंग डिटरमिनेशन में जितने भी ग्राफ्स वगैरह थे ये आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से कर लेना, एमसीक्यू काफी सारे इसमें से आने वाले हैं। और बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।